वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 306 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 306 तक पहुँच सकते हो। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है, या फिर पेपर पेन लेकर बैठिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इस प्रकार के अनुदान को क्या कहा जाता है, बताइए। लेखानुदान, सांकेतिक अनुदान, प्रत्यानुदान या फिर अतिरिक्त अनुदान। जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक और तुरंत आवश्यकता होती है, इस प्रकार का अनुदान होता है प्रत्यानुदान। ऑप्शन नंबर ए। तो जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के अनुदान की मांग की रखी जाती है, प्रत्यानुदान की। और यह कहा जा सकता है कि लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया यह एक ब्लैंक चेक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश रासायनिक धूम्र के निर्माण में योगदान देने वाली प्रमुख गैस है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जो होता है वो उष्ण, शुष्क एवं साफ धूपमय जलवायु में होता है और स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। निम्नलिखित पर विचार करना है। गले में जलन, सर दर्द, खांसी एवं श्वास अवरोध, उपरोक्त में से कौन सी समस्याएं प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा से हो सकती हैं, बताइए। गले में जलन भी, सिर दर्द भी, खांसी एवं स्वास्थ्य अवरोध, तीनों। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड जो हैं वो नाक और गले में जलन पैदा करते हैं। इनकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढालों पर यानी पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पर आर्द्र हवाओं से टकराकर ऊपर उठने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा होती है, बताइए। पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, यह है इंडिया, ये पूरा गुजरात से लेकर फैला है तमिलनाडु तक। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, इधर वाला पूर्वी घाट है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पूर्वी घाट विस्तृत है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, गोदावरी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, कावेरी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, या ब्रह्मपुत्र घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। पूर्वी घाट विस्तृत है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। तो पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है इनको काट छाट देती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उल्काश्म यानी मेटेरॉइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेटेरॉइड एक अंतरिक्ष चट्टान है जो किसी क्षुद्र ग्रह से छोटी होती है। छोटी होती है, बड़ी होती है? एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं क्या मेटेरॉइड? छोटे होते हैं, करेक्ट है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। ठीक है, एस्टेरॉइड छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें मेटेरॉइड कहा जाता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, मेटेरॉइड को छोटा छोटा तोड़कर एस्टेरॉइड वाला स्टेटमेंट हम गलत कर देंगे। ठीक है, सी है इसका आंसर। ठीक है, एस्टेरॉइड टूटेगा छोटे छोटे में, तब मेटेरॉइड बनेगा। तो उल्काश्म या मेटेरॉइड एक अंतरिक्ष चट्टान है जो किसी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड से छोटी होती है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड छोटे छोटे टूट जाते हैं जिनसे मेटेरॉइड बनता है। ठीक है, या उल्काश्म बनता है।
उल्काश्म या मेटेरॉइड धूमकेतु से भी आ सकते हैं। एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड के बीच की विभाजन रेखा अस्पष्ट है, लेकिन प्रायः बड़ी अंतरिक्ष चट्टानें क्षुद्रग्रह और छोटे उल्काश्म हैं। ठीक है, जो बड़ी अंतरिक्ष चट्टानें हैं उनको हम कह सकते हैं एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी क्या? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सी। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार वर्ष 2006 में प्रकाशित हुई थी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट लैंगिक समानता के मापन हेतु विकसित किया गया एक सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 180 देशों में भारत का 142वां स्थान है। 2019 में कौन सा था? 140वां स्थान था। देखिए, बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की, तो यह गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह सूचकांक विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। कौन सा सूचकांक? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, जारी किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। और 2019 में पहले स्थान पर कौन था? नॉर्वे ही था। इसके अतिरिक्त दूसरे और तीसरे स्थान पर, दूसरे पर फिनलैंड है और तीसरे पर डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सफ़ेद गले वाली गोरैया, वाइट थ्रोटेड रेल, जो उड़ने में अक्षम है, ठीक है, पक्षी प्रजाति है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में किस सूची में शामिल किया गया, बताइए। लीस्ट कंसर्न है, वुल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है या विलुप्त हो गई? सफ़ेद गले वाली गोरैया विलुप्त नहीं हुई है, संकटग्रस्त भी नहीं है, यह है लीस्ट कंसर्न, मतलब कम चिंतनीय है। तो सफ़ेद गले वाली गोरैया यानी वाइट थ्रोटेड रेल उड़ने में असक्षम है, ठीक है, और एक पक्षी है, पक्षी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्दाब्रा गोरैया। ठीक है, अल्दाब्रा गोरैया भी कहा जाता है इसको, या अल्दाब्रा रेल इंग्लिश में। इसे IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय, मतलब लीस्ट कंसर्न का दर्जा प्राप्त है। सेंदाई फ्रेमवर्क को कब अपनाया गया था, बताइए। सेंदाई फ्रेमवर्क को कब अपनाया गया था? 2015 में। ऑप्शन नंबर ए। तो सेंदाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंदाई यानी मियामी में 14 से 18 मार्च 2015 तक आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय जो है वो सेंदाई फ्रेमवर्क के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे डेट के साथ, मतलब सन के साथ पूछ लेती है UPPCS। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक ट्रिपल बिलियन लक्ष्य है, किस संगठन से संबंधित है वो? ट्रिपल बिलियन लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन से। ठीक है, WHO से। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपनी नई 5 वर्षीय रणनीतिक योजना को शुरू किया है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी ट्रिपल बिलियन लक्ष्य रखा है। ट्रिपल मतलब 3 होता है ना, क्या है वो? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से 1 बिलियन और लोगों को लाभान्वित करना। ठीक है, स्वास्थ्य आपात स्थितियों से 1 बिलियन और लोगों को सुरक्षित करना, बिलियन और अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं प्रदान करना, ये है। समाचारों में देखा गया काला पानी क्षेत्रीय विवाद किन देशों से संबंधित है? भारत बांग्लादेश से नहीं है, भारत पाकिस्तान से नहीं है, इन दोनों में से किसी एक से। किससे है? भारत नेपाल से। तो देखिए, भारत के नवीनतम राजनीतिक मानचित्र में भारत ने इस क्षेत्र पर अपने दावे को दोहराया है।
जिसे नेपाल जो है वो दारचूला जिले में अपना क्षेत्र मानता है। भारत के अनुसार ऐतिहासिक कालापानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। देखिए, कालापानी एक घाटी है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक भाग के रूप में प्रशासित किया जाता है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, कालापानी क्षेत्र में काली नदी बहती है जो भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना किस निधि के तहत कर सकती है? क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना किस निधि के तहत कर सकती है केंद्र सरकार? बताइए। लोक लेखा निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि या आकस्मिक और लोक लेखा निधि दोनों के तहत? देखिए, दोनों के तहत नहीं कर सकती, संचित निधि के तहत भी नहीं कर सकती, आकस्मिक निधि भी नहीं है। सही उत्तर है लोक लेखा निधि के तहत, ऑप्शन नंबर ए। तो क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत के लोक लेखा निधि के तहत राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष नामक एक विशेष कोष की स्थापना कर सकती है। ठीक है, क्या होगा इस कोष से? देखिए, इस कोष की राशि का उपयोग जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार करने के लिए, वन्य जीव प्रबंधन करने के लिए, सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण के लिए, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए और उसको नियंत्रित करने वाली कार्यवाहियों में, ठीक है, वन प्रबंधन और वनों में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य के लिए, वन्य जीव पर्यावास में सुधार के लिए, जैव विविधता और जैव संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, वानिकी में अनुसंधान और मानव वन्य जीव संघर्ष का समाधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रसार आदि करने के लिए जो है इस राशि का उपयोग किया जाता है। समाचारों में देखा गया उन्नति कार्यक्रम किससे संबंधित है? बताइए। समाचारों में देखा गया उन्नति, ये उन्नति का यहाँ मतलब है कुछ नैनो सैटेलाइट के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा यूनि स्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण यानी उन्नति, मतलब यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। फिर से सुन लीजिए, यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, किसने की है? इसरो ने। देखिए, उन्नति नैनो सैटेलाइट विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विकासशील देशों के प्रतिभागियों को नैनो सैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। समाचारों में देखा गया विजन जीरो सम्मेलन किससे संबंधित है? विजन जीरो, क्या शून्य परमाणु हथियारों के लक्ष्य को प्राप्त करना है, या फिर शून्य हरित गैस उत्सर्जन को प्राप्त करना है, या फिर रासायनिक और जैविक हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, या व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य किससे संबंधित है? देखिए, ये तो सब बहुत मुश्किल है आज के दौर में। ठीक है, सब बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये हो सकता है होते होते होगा। ठीक है, रासायनिक और जैविक हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति, ये तो छुपा के खूब बढ़ रहा है आजकल। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से, डी है इसका आंसर। तो व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर विजन जीरो कार्यक्रम इस धारणा पर आधारित है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तीन मूल्यों को बढ़ावा देकर दुर्घटना, बीमारियों और कार्यस्थल पर होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी को। ये राइट साइड में जितने भी नए यूज़र हैं, सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसको ब्लैक कर दीजिए। धन्यवाद।